पहला सवाल है हमारा आज का, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, यह आपको 13 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में। 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है डिफेमेशन का? तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि डिफेमेशन होता क्या है। तो डिफेमेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, दिए गए किसी स्टेटमेंट को, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे ओरली हो, ठीक है, उससे किसी के रेप्यूटेशन के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, उसका रेप्यूटेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है, उनके रेप्यूटेशन पर हार्म पहुंचाता है वो, ठीक है, तो उसको डिफेमेशन कहा जाता है। तो डिफेमेशन के लिए कुछ एसेंशियल है जो फुलफिल होगा तभी माना जाएगा कि वो डिफेमेशन है। डिफेमेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है लिबल और एक होता है आपका स्लैंडर। ये याद रखना, स्लैंडर मतलब एस से स्लैंडर, तो एस से स्पीक करके, ठीक है। स्लैंडर का मतलब है स्पीक करके, अगर किसी ने बोला है, मुंह से बोला है, तब वो डिफेमेशन होगा। और किसी ने लिख करके दिया है, लिखना मतलब लिबल, तो लिबल का अगर किसी ने दिया है तो वो लिबल डिफेमेशन होता है। तो ये 2 टाइप के डिफेमेशन होते हैं, एक लिबल और एक स्लैंडर। स्लैंडर स्पीक करके, बोल के, और लिबल का मतलब लिख करके। अब डिफेमेशन करने के लिए कुछ एसेंशियल होते हैं, अगर आपने वो फुलफिल किया है तभी वो माना जाएगा कि वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आया। अभी सबसे पहला है कि वो आपका जो स्टेटमेंट है, चाहे आपने लिख के दिया हो या बोल के, वो डिफेमेटरी होना चाहिए, ठीक है, किसी के रेप्यूटेशन को हार्म करेगा तभी वो माना जाएगा कि वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, पब्लिकेशन होना चाहिए उसका। मैंने किसी के घर पे जाके किसी इंडिविजुअल को कान में बोला कि तू गंदा आदमी है, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। प्राइवेट प्लेस पर किसी को अगर हम बुरा भला कहते हैं या उसके बारे में कुछ निगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनके रेप्यूटेशन को हमने पब्लिकली हार्म नहीं किया है, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी स्टेटमेंट देते हो, चाहे वो रिटर्न में चाहे ओरल देते हो, तो वो पब्लिकली होना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिकेशन उसका जो है दूसरा एलिमेंट है। तीसरा है रेफरेंस टू द प्लेंटिफ। आपने जिसको दिया है, ठीक है, वो प्लेंटिफ होना चाहिए कि भाई मेरे बारे में कहा है। अब मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में कहूँ कि मैंने कहा कि राजू चोर है, अब तीसरा बंदा आएगा, राजू मेरा दोस्त है, तू राजू के चोर बोलेगा, मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस करता हूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो प्लेंटिफ है, जिसके ऊपर किसी ने भद्दा कमेंट किया है या रेप्यूटेशन हार्म किया है जिसका, उस प्लेंटिफ को रेफर करना चाहिए उस स्टेटमेंट में, ठीक है, तभी वो डिफेमेशन होगा। कोई तीसरा बंदा किसी चौथे बंदे का डिफेमेशन केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो आपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो प्लेंटिफ के रेफरेंस में होना चाहिए, ठीक है, वादी के, जिसने केस किया है। अगला है फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें एक एसेंशियल ये भी है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होना चाहिए। अगर मैं किसी के बारे में सच बोलता हूँ तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। किसी बंदे ने मेरे सामने चोरी किया, अब मैं बोलता हूँ कि तुम चोर हो, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको देखा है चोरी करते, वो सच है कि ये चोर है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होना चाहिए, तभी वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। आप सच बोल रहे हो किसी के ऊपर तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट एसेंशियल है डैमेज टू रेप्यूटेशन। कुछ मैंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो डिफेमेटरी हैं, ठीक है, लेकिन उससे उनके जो प्लेंटिफ है उसका रेप्यूटेशन डैमेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कुछ बोला और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो डिफेमेशन हो जाएगा, नहीं। जो बंदा है, जो प्लेंटिफ है, जिसके बारे में मैंने कहा, उसका रेप्यूटेशन डैमेज होना चाहिए, ठीक है, तब वो डिफेमेशन होगा। और ये साबित करना पड़ेगा उसको, सामने वाले को, कि उसका रेप्यूटेशन जो है डैमेज कैसे हुआ, ठीक है। एक ये डिफेमेशन का केस हमने फाइल किया था, आपको बता दूं, ये गोरेगांव स्पोर्ट क्लब है, उसका प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट बोले तो जो पूरा वो सेक्रेटरी है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, सेक्रेटरी, ठीक है। उनका डिफेमेशन का केस मेरे सर के पास आया था, तो हमने लड़ा था। तो उसमें क्या था, एसेंशियल क्या था उसका, कि उसके सोसाइटी में जहाँ पे वो रहता है बिल्डिंग में, उसके किसी बंदे ने मतलब पानी के लिए सेक्रेटरी से झगड़ा किया, ठीक है। अब सेक्रेटरी थोड़ा मोटा तगड़ा है और सामने वाला थोड़ा पतला दुबला था,
तो उसका होता है ना मतलब गुस्सा गुस्सा में एक दूसरे के ऊपर हाथ वाथ रख देते हैं। तो उसने हाथ रख दिया तो बेचारा पतला दुबला था, वो गिर गया। ठीक है, गिर गया तो उसको चोट लग गया यहाँ पे गाल के पास। तो अब वो एफआईआर वगैरह करा दिया। अब भाई किसी को जानबूझ के मारो तो वो अलग बात है, अब गलती से गिरा चोट लग गया तो उसके लिए जो भी था कानूनी प्रोसेस वो हुआ। अब उसका जो सामने वाले का जो लड़का था, 2-3 लड़का था, उसका पूरा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बहुत सारा था। ठीक है, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा उसका है, ट्विटर वगैरह भी चलाता है। तो उसने उस सेक्रेटरी के बारे में हर जगह डिफेमेशन, ये शराब पीता है, शराब पी के मेरे मतलब पापा से लड़ाई कर लिया, ये देखो लड़ाई कर रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारा उसके विरोध में। ठीक है, पूरा हर जगह जहाँ जहाँ पे ये बेचारा था सेक्रेटरी, वहाँ वहाँ उसके बारे में लिखा। ठीक है, सोशल मीडिया पे इसका फोटो डाल के लिखा, ये यही है वो, मतलब कुछ इंग्लिश में मतलब गाली गलौज टाइप का, कि ये ऐसा आदमी है, पूरे सोसाइटी में इसका ऐसा है। तो उसका पूरा जो है रेप्यूटेशन हार्म हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने मानहानि का केस किया था उसके ऊपर, अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मानहानि का करो तो तुरंत हो जाता है, तो अभी उसका मैटर चल रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो मानहानि का मतलब है कि आपका मान हानि होना चाहिए, बस आपको बुरा भला कहना ही डिफेमेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 4-5 चीज़ें एसेंशियल है इसका। अगला है आपका कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंप्लेनेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेनेंट को डिफाइन किया गया है। तो वो कंप्लेनेंट कौन होगा? ठीक है, क्या है उसका डिफिनीशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। A complainant under the Consumer Protection Act is a person who files a written complaint against a trader or service provider। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो, जैसे मान के चलो अभी आज नहीं कल मैं वैसे मैंने केस नहीं किया, लेकिन ये रियल है। कल मैं पास्ता बनाया था, तो मैं पास्ता लेने गया, तो दुकानदार ने मुझे एक्सपायर पास्ता मसाला दे दिया। तो मैं उसको जाके सुना के आया कि डेट कम से कम देख लिया करो, बच्चे खाएंगे तो क्या होगा उनके स्वास्थ्य पर। तो ये क्या है, अगर मैं इसका कंप्लेन करता तो मैं कंप्लेनेंट हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसने जो ट्रेडर था, जो भी शॉपकीपर वेंडर था, उसने गलत किया है। तो जब हम किसी के ऊपर किसी गलत काम के लिए, चाहे ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर उसने गलत किया है तो उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जो कंप्लेन करेगा वो कंप्लेनेंट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला है आपका एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को डिफाइन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, एन एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ लेबोरेटरी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट इज यूज्ड टू टेस्ट गुड्स फॉर डिफेक्ट एंड डिटरमाइन इफ द कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स। तो ये जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं पे भी मान के चलो कोई फूड है डिफेक्टिव पाया गया, हाल ही में आपने सुना होगा कि मैगी के ऊपर केस हुआ था। ठीक है, उसके मैगी में कुछ ऐसा पाया गया था, तो उसको लेबोरेटरी में भेजा गया था और ये माना गया था कि उसमें कुछ ऐसा था केमिकल टाइप का। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, फाइन वाइन पेनल्टी वगैरह लगाया था। तो ऐसा है, तो जब कोई भी गुड्स या कोई प्रोडक्ट है जो डिफेक्टिव पाया जाता है, तो गवर्नमेंट उसको चेकिंग करने के लिए अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो होता है वहाँ पे भेजते हैं और देखते हैं कि ये जो कंपनी है, जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है किसी गुड्स के लिए, वो कंप्लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगला है आपका व्हाट इज मीन्ट बाय लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। क्या होता है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट? लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, ये इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, इज व्हेन समवन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग इवन इफ दे डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट का मतलब है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और ये डॉक्ट्रिन आया था आपका ओलियम, नहीं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आया था केस, ये बहुत अच्छा केस है यार, नाम नहीं याद है, छोड़ो, 2 मार्क्स के लिए तो केस की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये आया था, बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें आया था ये, और उसमें बोला गया था कि अगर आपकी गलती नहीं भी है, एमसी मेहता, करेक्ट, हाँ
नहीं नहीं, एमसी मेहता वाला तो ओलियम गैस लीक बोल रहे हो ना? हाँ, तो वो तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से एक स्टेज ऊपर है वो। ये इसमें आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एक सेकंड रुक जाओ, बता ही देता हूँ मैं। आपने ही बोला था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस इन टॉट। तो रेलेन वर्सेस फ्लेचर। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रेलेन वर्सेस फ्लेचर का केस था, करेक्ट है। अरे वही वाला यार, क्या बोलते हैं जो बनाया था ना वो रिजर्वायर, हाँ करेक्ट करेक्ट। वो कॉन्ट्रैक्टर रखा था, रिजर्वायर सील नहीं किया तो वो ब्रस्ट हो गया। तो जो फ्लेचर था उसके बाजू में वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं माइन वगैरह का धंधा करता था, तो उसका पूरा माइन खराब हो गया। तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि ये गलती कॉन्ट्रैक्टर की है तो मैं क्यों लायबल होऊंगा। तो उन्होंने बोला था जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, इसीलिए आप लायबल हो गए, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट है, उसने बेचारे ने कुछ गलती किया नहीं था लेकिन फिर भी उसकी लाइबिलिटी बनी। तो यही है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू ओन अ डेंजरस एनिमल, ठीक है, एंड इट हर्ट्स समवन, यू आर लाइबल फॉर देयर इंजरी। आप कोई बहुत खतरनाक जानवर पाल के रखे हो, ठीक है, और अगर वो किसी को काट लेता है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने थोड़ी काटा है, जानवर ने काटा है, नहीं, जानवर ने काटा है ये माना जाएगा, आपने ही काटा है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय जॉइंट टॉर्ट फीजर, ठीक है। जॉइंट टॉर्ट फीजर आर टू और मोर पीपल who are jointly responsible for causing harm to another, ठीक है। they are liable for damages caused by their collective negligence in a single accident or event, ठीक है। जब दो या दो से अधिक आदमी के द्वारा एक साथ मिलकर, ठीक है, किसी पर्सन को तीसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया जाता है तो उसको बोला जाता है जॉइंट टॉर्ट फीजर, ठीक है। तो ये सिंपल है, जॉइंट है तो मतलब दो या दो से अधिक आदमी ने कोई टॉर्ट फीजर किया, सिंपल है। अगला सवाल है आपका, जनरल डिफेंसेज इन टॉर्ट। टॉर्ट के अंदर जनरल डिफेंस क्या क्या है। आप मान के चलो कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, ठीक है, टॉर्ट हुआ है, तो उसमें आप डिफेंस क्या क्या ले सकते हो। तो जनरल डिफेंस है सबसे पहला कंसेंट, ठीक है। आपने जैसे मान के चलो आप कुश्ती में गए, ठीक है, और आप गए कुश्ती करने, तो आपने कंसेंट दे दिया कि कुश्ती में जो भी होगा वो हम देख लेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। और वहाँ पे आपको जोर से मुक्का लग गया तो फिर आप नहीं बोल सकते कि मुझे चोट लग गया इसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए, नहीं, आपने कंसेंट दिया था। तो कंसेंट जो होता है जनरल डिफेंस में आता है, आप फिर कंपनी को लायबल नहीं मान सकते, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट। कोई ऐसा दुर्घटना हुआ है जो रोका नहीं जा सकता था। अभी मैं जा रहा था, ठीक है, और अचानक से ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, तो मैं जोर जा रहा था कार से और अचानक से ब्रेक फेल हो गया और सामने कोई जानवर जा रहा था उसके ऊपर चढ़ गया। वो इनएविटेबल है, मेरे हाथ में था क्या ब्रेक फेल होना, ब्रेक को रोक लेना, नहीं था। तो इनएविटेबल कोई ऐसा मतलब सिचुएशन है जहाँ पे आप उस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते थे, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये डिफेंस मिलता है कि भाई आपके हाथ में नहीं था वो। फिर तीसरा है डिफेंस इसका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब बाढ़ आया, नहीं हो पाया, खत्म, डिफेंस ले लो यार। अब मैं कार रखा था और कार के ऊपर बाढ़ इतना जोर से आया, पत्थर वत्थर गिरा कि कार का शीशा टूट गया। अब आप कंपनी इंश्योरेंस वाले को लायबल मानोगे क्या कि नहीं मुझे तो चाहिए कंपनसेशन। एक्ट ऑफ गॉड है, ह्यूमन मेड हो तो अलग बात है, एक्ट ऑफ गॉड जो है जनरल डिफेंस में आता है, ठीक है। इसके बाद है प्राइवेट डिफेंस। किसी बंदे ने आपको चोट पहुंचाया, ठीक है, आप उस चोट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हार्म पहुंचा दिए, ठीक है, तो वो भी टॉर्ट में नहीं आएगा। प्राइवेट डिफेंस भी जो है जनरल डिफेंस में आता है। इसके बाद है नेसेसिटी। नेसेसिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेसेसिटी का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान के चलो 3 आदमी का घर है, ठीक है, राजू का घर है और राजू के घर के बाद ना 4 आदमी का और घर है, ठीक है। तो राजू के घर में आग लगा ना, तो ये जो बीच का क्या बोलते हैं अपना
बीच में सोनू का घर था मान के चलो, तो राजू ने सोनू के घर को तुरंत गिरा दिया ताकि वो आग बाकी के जो 4-5 घर हैं उसमें ना लगे, ठीक है। तो उसने जो किया वो नेसेसिटी था, अगर वो बीच के राजू को घर को नहीं तोड़ता ना तो आगे जो और सारी घरें थी वो सारी जल जाती, ठीक है। तो एक घर को अगर तोड़ा है आपने बाकी के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो नेसेसिटी में आता है। आप वहाँ वही करते जो उसने किया है, अगर आप उसके घर को नहीं तोड़ते तो सारा आग जो है धीरे धीरे इस घर से इस घर, इस घर से इस घर, इस घर से इस घर पूरा लग जाता था ना। तो आपने वहाँ पे वो ज़रूरी था करना जो आपने किया। तो नेसेसिटी का मतलब है कि भाई वही एक पर्याप्त रास्ता था, ठीक है, बहुत ज़रूरी था। मान के चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बाइक से जा रहा था, कार से जा रहा था, और मेरे कार का जो है ना वो ब्रेक फेल हो गया। अब मेरे सामने जो है मतलब बच्चों की रैली जा रही है, ठीक है, और लेफ्ट में एक हिरन पानी पी रहा है, ठीक है। अब मैं आगे जाने दूं तो बच्चे मारे जाएंगे, लेफ्ट में करूं तो हिरन मारे जाएंगे। अब मैं क्या करूं, और मेरे पास राइट में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं लेफ्ट में ही मारूंगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है बचाना, हिरन को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बचाना, राइट। तो नेसेसिटी था वहाँ पे कि मैं अपने कार को हिरन के तरफ घुमा दिया। तो आप हिरन को मारने के लिए लायबल नहीं होगे क्योंकि नेसेसिटी था। आप वहाँ पे डिफेंस लोगे कि सर यहाँ पे देखिए 2 सिचुएशन था मेरे पास, एक तो मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल था, सामने बच्चा जा रहा था, रैली था, बच्चे हजारों की संख्या में थे, और एक तरफ लेफ्ट में हिरन पानी पी रहा था, मैं किधर घुमाता। नेसेसिटी था कि मुझे हिरन की तरफ घुमाना है, अगर मैं सामने जाने देता तो कितने बच्चे मतलब कुचल दिए जाते। तो ये होता है, तो नेसेसिटी जो है एक डिफेंस होता है। अगला है आपका मिस्टेक इन गुड फेथ, ठीक है। मिस्टेक आप मान के चलो कुछ आपने गुड फेथ में करने की कोशिश की, ठीक है, अच्छा काम करने का कोशिश किया था आपने, लेकिन वो गलत हो गया, मिस्टेक हो गया उसमें, तो आप उसके लिए भी डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन ऊपर का जो मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका स्टेट द एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि कब कब आपको जो है स्ट्रिक्टली लाइबल नहीं माना जाएगा, कब कब आप अपना डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड के सिनेरियो में आप जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शन के लिए क्लेम कर सकते हो कि ये जो भी हादसा हुआ है उसमें आपका कोई रोल नहीं था, ठीक है, ये महज एक्ट ऑफ गॉड है। जैसे आपका फैक्ट्री है, अब भूकंप आ गया, ठीक है, अब फैक्ट्री गिर गई, लोग मर गए उसमें मान के चलो, तो आप ये आपकी जिम्मे कॉम्पनसेशन देना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए आपको उस पर स्ट्रिक्ट लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है। आपको थोड़ी पता था वहाँ भूकंप आने वाला है, या बाढ़ आने वाला है, या अर्थक्वेक आने वाला है, या टोर्नाडो आने वाला है, ठीक है। अगर ह्यूमन कंट्रोल से ऊपर कोई डिजास्टर आता है जो कि नेचुरल है तो वो एक्ट ऑफ गॉड होता है, और इसके लिए आप जो है रिलीफ मांग सकते हो, डिफेंस का काम करता है ये आपके लिए, ठीक है। दूसरा है प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, कोई बंदा है, ठीक है, मान के चलो मेरा फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाजू में मैं पूरा मतलब फैक्ट्री का मटेरियल रखा हूँ, ठीक है, और पूरा गेट वेट सब बंद है, ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो गेट खोल के फैक्ट्री का, अंदर में कुछ ऐसे वो पेड़ पौधे रहते हैं जिसको वो अपने जानवर से चरा देता है। अब आपको मालूम है कि कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल वगैरह रहते हैं, तो इधर उधर फेंका रहता है। अब वो बकरी खाया वो घास तो मर गया, तो ये डिफेंडेंट लाइबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेंटिफ का फॉल्ट है। क्यों गया तुम भाई? जब उसके कंपनी का ये पूरा प्रीमाइसेज है, तुम गेट खोल के अंदर जाके बकरी को चरवा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है ना। जब तुमको पता है कि ये पूरा केमिकल का फैक्ट्री है, सारे पेड़ पौधे पे केमिकल का कुछ कुछ जो अंग है, पार्ट है, वो आके गिरता है, तो तुमको नहीं खिलाना चाहिए। तो जब प्लेंटिफ खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, प्लेंटिफ खुद जिम्मेदार हो, तो फिर आप जो है डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लाइबल नहीं मानोगे, ये एक्सेप्शन होगा उसके लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, व्हेन अ थर्ड पार्टीज एक्शन कॉज डैमेजेस द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल, ठीक है। ये तीसरे अगर कोई पार्टी है, जैसे कोई कंपनी है,
और कोई दूसरा बंदा ये प्लेंटिफ है, अगर किसी तीसरे बंदे के कारण कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट अगर है तो डिफेंस का काम आएगा। अगला है आपका कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के कंसेंट से अगर कुछ होता है तो फिर वो डिफेंस ले लेगा कि भाई ये तो इसके मर्जी से किया है हमने, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है एक्सेप्शन के लिए काम आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में। अगला है व्हाट इज मालिस इन लॉ, ठीक है, मालिस का डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। तो मालिस इन लॉ जो है ये इंटेंशनल कमीशन ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट विदाउट ए जस्टिसिएबल रीजन और एक्सक्यूज, ठीक है। ये बोलता है मालिस का मतलब है कि कोई भी बंदा जानबूझ के कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, ठीक है, और उसके पास उस एक्ट के लिए कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैलिस। अब इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दिया है, मैलिस इन टॉर्ट लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैलिस विच इज इल विल और स्पाइट। इन टॉर्ट लॉ मैलिस इम्प्लाइज द रॉन्गफुल एक्ट इटसेल्फ, नॉट द मोटिव बिहाइंड इट। कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है आपने, ठीक है, तो वो मैलिस होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मोटिव पहले से हो, ठीक है। इसके बाद है मैलिस इन टॉर्ट लॉ इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंडिया वेयर इट एम्फसाइजेस दैट ए रॉन्गफुल एक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द मोटिव। कोई गलत आप काम कर रहे हो तो वो गलत ही है, भले आपका मोटिव हो या ना हो, ठीक है, सिंपल। तो ये मालिस का डेफिनेशन है। इसके बाद देखो एक दिया है एग्जाम्पल में स्पाइट फेंसेस। ए लैंड ओनर हु बिल्ड्स ए फेंस टू कट ऑफ देयर नेबर्स लाइट एंड एयर मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मैलिशियस एक्ट, ठीक है। कोई ज़मीन का मालिक है, ठीक है, वो अपने ज़मीन पर फेंस क्या है यार ये एक सेकंड है, इसका डेफिनेशन भी तो नहीं। ओके, ये वो बना फेंस बोल रहा है बनाने के लिए। हाँ, कोई लैंड ओनर है जो अपने घर पे कुछ ऐसा लगाता है, ठीक है, फेंस बनाता है जिसको बाड़ बोला जाता है, वो बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसके घर का जो लाइट है और हवा है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि उसने ये एक्ट जो किया है वो मैलिशियस है, गलत इरादे से किया है, ऐसा। अगला है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय पिजन होल थ्योरी, ठीक है। पिजन होल थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन टॉर्ट लॉ द पिजन होल थ्योरी रेफर्स टू द आइडिया दैट अ रॉन्गफुल एक्ट कैन ओनली बी कंसिडर्ड ए टॉर्ट if it fits neatly into a specific predefined category like a pigeon fitting into a designated hole, meaning that only well established tort like assault, slander or battery can be recognized as actionable wrongs. This theory is primarily attributed to legal scholar Salmond. सालमंड के हिसाब से ये बोलता है पिजन होल थ्योरी का कि देखो भाई, कोई बड़े बड़े जो भी वेल एस्टैब्लिश टॉर्ट हैं, जैसे मान के चलो किसी को असॉल्ट किया, स्लैंडर किया, बैटरी किया, ठीक है, डिफेमेशन किया, तो ये सब एक्शनेबल रॉन्ग है। आप किसी भी चीज़ को जो हल्का फुल्का है उसको भी आप सिविल रॉन्ग मानोगे, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सालमन ने बोला कि नहीं, जो एक्शनेबल रॉन्ग है, जैसे इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है टॉर्ट के अंदर असॉल्ट, स्लैंडर, बैटरी, ठीक है, ये सब है, इस सब को मानेंगे। जैसे आपको पता होगा कि कोई पिजन होता है, उसके लिए एक पिंजरा होता है, बराबर, तो कैसे वो फिट बैठ जाता है पिंजरे के अंदर, तो ऐसे ही फिट बैठना चाहिए कोई सिविल रॉन्ग। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा के लेके आ जाओ और सिविल रॉन्ग में मान लो कि ये भी टॉर्ट है, नहीं है टॉर्ट, ठीक है। टॉर्ट के लिए भी टॉर्ट का एक नियम बना है, उसमें वो फिट बैठना चाहिए। तो फिट कैसे बैठेगा, इसमें बताया है कि वेल एस्टैब्लिश टॉर्ट जैसे असॉल्ट है, स्लैंडर है, बैटरी है, ये सब क्या है, एक्शनेबल रॉन्ग है और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ये सब फिट बैठता है इसमें। तो सालमन का कहना यही था इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला है व्हाट इज लिबल एंड स्लैंडर। मैंने शुरू में ही बताया जब आपको डिफेमेशन का बता रहा था कि जब आप कोई लिख के देते हो, किसी को डिफेम करते हो, तो लिबल है,
बोल के देते हो, स्पीक करके देते हो तो स्लैंडर है, ठीक है। ए डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड इन राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग में कहाँ दे सकता है, न्यूज़पेपर में देगा, ऑनलाइन पोस्ट में देगा, कोई लेटर के थ्रू देगा, तो ये सब लिबल में है। कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपने किसी के बारे में गलत कहा तो वो स्लैंडर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है व्हाट इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। Accord and satisfaction refers to a legal process where parties involved in a tort claim agree to settle the dispute by accepting a different form of compensation, ठीक है, that than what was originally owed, effectively discharging the original claim and ending the potential for further legal action. Essentially, it's a negotiated settlement where the injured party agrees to accept something less than full compensation in exchange for dropping the claim against the tortfeasor. Accord and satisfaction का मतलब होता है कि किसी पार्टी ने किसी के ऊपर जो है टॉर्ट के लिए वो डाला है सूट, ठीक है। अब ये दोनों बंदा जो है आपस में ही सहमति से अपने मैटर को सेटल करना चाहता है, निगोशिएट करना चाहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऊपर नीचे करके वो लोग अपने हिसाब से जो भी उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग और उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो सही होगा उसके आधार पर वो अपने क्लेम को सेटल करते हैं। अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन का मतलब अकॉर्डिंग और उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से तो वो सेटल कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्ड रिप्रेजेंट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू सेटल द क्लेम फॉर अ डिफरेंट कंसिडरेशन देन ओरिजिनली ऑड, ठीक है। मतलब अकॉर्ड का मतलब है कि आप दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट था या कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो आप दोनों जो है डिस्प्यूट को ख़त्म करते हो तो उसमें ऊपर नीचे होता है ना क्लेम, मुझे 10,000 चाहिए आपसे, आप बोलते हो कि मेरे पास 8,000 है, लेके ख़त्म करो, ठीक है। तो ऐसा तो आपस में ही सेटल करते हैं, निगोशिएट करते हैं, ठीक है, और क्लेम थोड़ा ऊपर नीचे करके सेटल करते हैं तो वो अकॉर्ड में आता है, ठीक है। जो ओरिजिनल क्लेम रहता है उसके अलावा वो नहीं देता है, उसके अलावा कुछ ऊपर नीचे करके देता है, ऐसा। अगला है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन टू द एक्ट ऑफ फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द न्यू एग्रीमेंट विच देन डिस्चार्जेस द ओरिजिनल टॉर्ट ऑफ क्लेम, ठीक है। मतलब जो मैंने कम या ज़्यादा कराया है, ठीक है, तो ये नया वाला हो गया, आपका पहले वाला मैं नहीं दे रहा हूँ, उसी में कुछ कम नीचे ऊपर नीचे करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये होता है सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल है इसका एक मस्त है, देखो। If someone is injured in a car accident and the parties reach an accord and satisfaction, the injured party might agree to accept a smaller settlement amount from the at fault driver in exchange for not pursuing a lawsuit for damages, ठीक है। तो जो है ड्राइवर के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट दे देगा कि भाई लेके ख़त्म करते हैं, सूट वूट नहीं करना है, ठीक है, तो इस हिसाब से वो किया जा सकता है। अगला है आपका व्हाट इज डज मीन बाय एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का मतलब होता है, याद रखना है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, एक होता है जुडिशियल रेमेडी, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, ठीक है। तो जुडिशियल रेमेडी का मतलब होता है जो आपको कोर्ट से मिलता है, ठीक है। कोर्ट के अलावा अगर आपको कहीं से रेमेडी मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होता है, ठीक है, याद रखना। जुडिशियल रेमेडी मतलब कोर्ट से जो मिलेगा वो, कोर्ट के अलावा कहीं से, जैसे आपने मान के चलो कोई अथॉरिटी है उसने आपको रेमेडी, वहाँ से आपको मिल सकता है रेमेडी। आपने किसी के साथ मिल के आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन जो भी आपको था उस हिसाब से आपने किया तो वो भी हो सकता है। कोर्ट को छोड़ के आपने कहीं भी रेमेडी के लिए क्लेम किया है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होता है, ठीक है। विदाउट गोइंग थ्रू द कोर्ट सिस्टम, अगर आपने अपने सेटलमेंट किए हैं, अपने डिस्प्यूट को ख़त्म किए हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो रेमेडी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होता है। अगला है आपका डिफाइन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होगा? रेस्ट्रिक्टिव क्या नहीं करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि यह आपको नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 defines a restrictive trade practice as any practice that forces a consumer
to buy or use a product or service in order to buy or use another product or service. Explanation दिया है, the restrictive trade practice can prevent, distort or restrict competition. They can also obstruct the flow of resources or capital into production. Restrictive trade practices can manipulate prices, delivery conditions or the flow of supplies. They can impose unjustified cost और restriction on consumer. ठीक है, तो ये है restrictive trade practice का definition under Consumer Protection Act. अगला है आपका what is meant by innuendo. Innuendo is a legal term that refers to a statement that has a double meaning. ठीक है, and can be used to defame someone. Innuendo का मतलब होता है डबल मीनिंग वाला. ठीक है, मतलब किसी को कुछ ऐसा आपने बोला जिसका मतलब आपको पता है और उसको पता है. ठीक है, और उससे लगता है कि उसने मुझे डिफेम किया है. ठीक है, तो ये जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंडो कहलाता है. ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका ये लेमन लैंग्वेज में है कि आप किसी को डिफेम कर रहे हो डबल कुछ ऐसे स्टेटमेंट देके जिसका डबल मीनिंग है. ठीक है, तो वो इन्वेंडो होता है. एक्सप्लेनेशन एग्जांपल दिया है इसमें, इफ समवन नोज दैट ए सर्टेन एड्रेस इज अ ब्रोथल. ठीक है, देन ए स्टेटमेंट दैट समवन गोज टू दैट एड्रेस एट अ सर्टेन टाइम वुड बी डिफेमेटरी. ठीक है, ये है. अगला है आपका व्हाट इज मींट बाय वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया. ये हमने कल भी किया था. ठीक है, लीगल लैंग्वेज में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है वॉलेंट्रीली अगर आपने कहीं पे आप गए हो. ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कुछ इंजरी होता है तो उसके लिए आप सामने वाले को क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, कंपनसेशन नहीं ले सकते सामने वाले से. वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया इज अ रोमन लीगल मैक्सिम that states that a person who voluntarily accepts a risk of harm cannot sue for any resulting injury. ठीक है, मैंने इसका आपको बताया था कुश्ती वाला मस्त, कि जब आप कुश्ती में जाते हो तो आपको अगर जोर से मुक्का मार दिया तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा दांत टूट गया. ठीक है, क्योंकि जब आप उसमें जाते हो तो ये माना जाता है कि आप अपने इच्छा से जाते हो और लड़ते हो. ठीक है, अब लड़ाई में होगा ही ना, कुश्ती होगा तो भाई हाथ पांव तो लगेगा ही ऐसा. तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी का मतलब यही होता है. अगला सवाल है आपका व्हाट इज मींट बाय यूबी जस ईबी रेमेडियम. ठीक है, यूबी जस ईबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. आपको कहीं पे किसी ने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है. ठीक है, या आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, या आप किसी इंजरी से सफ़र हुए हो तो आपको उसके लिए रेमेडी मिलेगा. ठीक है, इस मैगजीन का मतलब यही है कि भाई आपको अगर कहीं पे जैसे मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, टॉर्ट का हो गया, किसी भी तरीके से अगर आपके राइट वायलेट हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाया गया है, तो आपको उसके लिए रेमेडी मिलेगा. ठीक है, सिंपल. अगला है काइंड्स ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस क्या होता है, किसी को भाई अनॉय करना न्यूसेंस होता है. जैसे मान के चलो मैं सोया हूँ और मेरे घर के बाजू में कोई डीजे बजा दिया जोर से लाउड में, क्या है ये, न्यूसेंस है. तो न्यूसेंस जो होता है दो प्रकार का होता है. अगर आप किसी इंडिविजुअल के घर के पास बजा देते हो तो वो इंडिविजुअल आपसे प्रभावित होता है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट न्यूसेंस हो गया. अगर मैं वही बीच चौराहे पे बहुत सारा टायर जला दूँ, ठीक है, जिससे आपका हवा प्रदूषित हो, तो ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है. क्यों, क्योंकि पब्लिक जो है सोसाइटी वो पूरा उससे इफेक्ट होगा ना, क्योंकि उसका धुआं तो पूरा सोसाइटी में जाएगा. और जब मेरे घर के बाजू में कोई डीजे बजाएगा तो सिर्फ मेरे घर को ज़्यादा आवाज़ आएगा, तो मेरा जो है नुकसान होगा ना, मैं सुन नहीं पाऊंगा. बराबर, तो यही है. तो न्यूसेंस जो होता है दो टाइप का मेजर होता है. एक होता है पब्लिक जो पब्लिकली होता है, एक होता है प्राइवेट जो आपको प्राइवेट जो आपका प्राइवेट प्रेमाइसेज है उसमें आपको किसी ने इंटरफेयर किया है, लाउड डीजे बजा दिया है या कुछ ऐसा जला दिया है घर के बाजू में जिससे आपको बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो ये सब प्राइवेट में आता है. तीसरा है एब्सोल्यूट न्यूसेंस. ठीक है,
an intentional act that creates a condition that constitute a nuisance. ठीक है, the person who creates the nuisance is strictly liable. एब्सोल्यूट न्यूसेंस का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जानबूझ के, ठीक है, जिससे न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो वो होता है एब्सोल्यूट न्यूसेंस। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। यही है आपका ओलियम गैस लीक वाला, ठीक है, श्री राम वाला था ना, श्री राम फूड ही था ना कि एमसी मेहता का था, एमसी मेहता का था शायद, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन टॉट होल्ड्स ए पर्सन, और दोनों आते उसमें, श्री राम वाला भी और ये भी ना, ओलियम गैस, दोनों। ओके ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन टॉट लॉ holds a person or entity responsible for damages caused by their action regardless of fault or negligence. ठीक है, it is a stricter form of liability than strict liability. ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो आपके पास कुछ मिल भी जाता है डिफेंस में, जैसे मान के चलो एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ का गलती, बराबर मैंने पढ़ा था ना ऊपर। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो वो भी नहीं देता है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको एक्सेप्शन भी नहीं क्लेम कर सकते कि भाई प्लेंटिफ की गलती थी या एक्ट ऑफ गॉड था, नहीं मिलेगा। तुम हजार्डस प्रोडक्ट रखे थे तो एक्ट ऑफ गॉड आया तो नुकसान तो होगा तो तुम भरपाई करो। तुम ऐसा प्रोडक्ट ही क्यों रखे थे कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण वो हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में वो भी एक्सेप्शन नहीं मिलता, याद रखना। इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो, दी भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, where the Union Carbide plant release methyl isocyanate, the leakage of oleum gas from Shri Ram Food and Fertilizer Industry, ठीक है। तो ये जो दो है केस वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का है, ठीक है। अगला है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने का क्या मकसद था? भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। मान के चलो कोई एक्ट बनता है तो उसका पर्पज क्या होता है? किसी विशेष चीज़ के लिए वो बनाया जाता है। पॉक्सो है, क्यों बनाया गया? बच्चों के लिए बनाया गया। आपका ये पॉस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्यों बनाया गया? महिलाओं के लिए बनाया गया। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसी में लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद ऐसा है कि भाई कोई कंज्यूमर के साथ कुछ गलतियां होती है, या कोई दुकानदार ठगता है, या कोई ऐसा कंपनी है जो कंज्यूमर को फ्रॉड करता है, ठीक है, चीटिंग करता है, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाया जाना चाहिए, कोर्ट बनाना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट है आपका बांद्रा में, मेरा एक मैटर भी था, गया था मैं, तो कोर्ट बनाए गए हैं इसके तहत आपका जो है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जाता है। हर कॉलेज में आते हैं कभी कभी वो कंज्यूमर वाले, उसका एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका क्या अधिकार है। जागो ग्राहक जागो, आपने सुना होगा ये स्लोगन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको बहुत वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, लाइमलाइट में आया था कि भाई आप जब राशन लेने जाते हो तो आप वजन देखो बराबर है या नहीं, कुछ प्रोडक्ट लाने जाते हो तो उसका मैन्युफैक्चर डेट देखो, एक्सपायरी डेट देखो, एमआरपी से ज़्यादा ले रहा है क्या वो देखो। ये सब क्या है? आपके अधिकार है, ठीक है। इसके बाद कोई गलत काम ना हो, इसके लिए अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए भी ये बनाया गया था, ठीक है। और ये एक्ट जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर लेबलिंग हो, ये भी इंश्योर करता है। आपको पहले पता था, अभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले ऐसा नहीं था कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना वेफर, तो उसमें आपको 1 ग्राम का भी बताए कि कितना रुपया आपका जा रहा है। अभी जो आप कुछ खरीदोगे ना तो 5 रुपये में अगर 20 ग्राम है तो आपको बताएगा कि आपका 1 पैसे का कीमत में आपको कितना ग्राम मिल रहा है। ये मॉड्यूल के हिसाब से टॉट का पूछ रहा है, टॉट का डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किधर गया, इंजूरिया सीने डैमनम क्या होता है, डैमनम सीने इंजूरिया क्या होता है। दोनों का केस लॉ है, एसबी वर्सेस वाइट, और ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल के बारे में दिया है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद दिया है मैक्सिम, यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ भी आपका कहीं पे राइट वायलेट होगा वहाँ पे आपको रेमेडी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है
एक केस लॉ के बारे में दिया है, सरदार अमरजीत काबरा। ये केस लॉ किसके लिए दिया है मालूम है? ये मैक्सिम के लिए। तो हर मैक्सिम का आपको केस लॉ नहीं पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है आपका, किधर गया, ये केस लॉ के बारे में ही पूछा है, केस लॉ को जाने दो, ये भी केस लॉ है। इसके बाद आगे है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी बंदा, इसका मतलब होता है टू अ विलफुल पर्सन नो इंजरी इज डन। आप अगर अपने इच्छा से किसी कुश्ती के मैदान में जा रहे हो लड़ने, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जोर से फाइट लगा, दांत टूट गया, तो आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि आप वॉलंटरीली गए थे, अपने इच्छा से गए थे कि हाँ मुझे भी कुश्ती करना है। कुश्ती करोगे तो उसमें मारपीट तो होता ही है, तो फिर लगा तो फिर कहाँ जा रहे हो केस करने? नहीं कर सकते। तो यही है, ठीक है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब है कि आप विलिंगनेस थे जब गए थे, तो इंजरी अगर होता है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है पूरा, फिर उसी मैगजीन का पूरा दिया हुआ है डिटेल में, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि भाई दोनों तरफ से लापरवाही हुई है, ठीक है। मैं रोड से जा रहा था लेफ्ट से, ठीक है, मैं भी गलत हूँ, और सामने वाला आ रहा था राइट से, वो भी गलत है। मतलब जिस रास्ते से मुझे जाना चाहिए था मैं उधर से आ रहा हूँ, और उसको जिधर से आना चाहिए था उधर से वो जा रहा है। गलती दोनों का है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम दोनों का कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माना जाएगा, ठीक है, जहाँ पे दोनों ही गिल्टी हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक के ऊपर आरोप लगा दे, नहीं। जब दोनों पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए, तो उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। अब उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है। इसके बाद है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ये तो हो गया था अपना, ठीक है। इसके बाद है आपका ये केस लॉ। तो केस लॉ इतना क्या पढ़ोगे, सब हर मैगजीन के लिए केस लॉ थोड़ी पढ़ना है। तो ये हो गया इसका। इसके बाद है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन का। तो अकॉर्ड सेटिस्फैक्शन बता दिया था कि कोई भी पार्टी का कोई डिस्प्यूट है तो आपसी सहमति से खुद से निगोशिएट करके, ऊपर नीचे करके, कि भाई जितना ओरिजिनल उनका क्लेम है ना उससे कम दे करके सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपना मैटर को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, क्लेम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उसको बोला जाता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। इसके बाद है आपका डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। कब कब डिस्चार्ज हो सकते हो आप? तो भाई जो पार्टी ने, जिस पार्टी को करना था वो मर गया, हो गया ख़त्म, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मैंने कल जो लॉन्ग आंसर बनाया था उसमें भी भेजा था, और ग्रुप में वो है पूरा PDF, ठीक है, लॉन्ग आंसर का। तो आप लोग एक बार लॉन्ग आंसर वाला पूरा अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद आगे है एक लीगल मैगजीन, एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटोर कम पर्सोना, ठीक है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, तो ये बोलता है कि कोई भी बंदा है अगर वो मर जाता है ना, एक सेकेंड, हाँ, इसका मीनिंग भी नहीं दिया है यार, एक सेकेंड। हाँ, इसका मतलब होता है कि कोई भी बंदा है अगर वो मर जाता है तो उसको लीगल एक्शन लेने का अधिकार वहीं पे ख़त्म हो जाता है मरने के बाद, ठीक है। फिर वो, जैसे मान के चलो किसी मरे हुए आदमी को आपने डिफेम किया, ठीक है, कि वो जो मरा ना बहुत गंदा आदमी था, वो मतलब इतना गलत काम किया था कि पूछो मत। अब उसके रेप्यूटेशन क्या आप जो है हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मरा हुआ है तो वो उठ के फिर आपके ऊपर केस कर देगा, नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आके, नहीं भाई मुझे इसके लिए केस करना है, नहीं। जो बंदा मरा उसका लीगल राइट जो होता है ना सू करने का, वो उसी के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कोई तीसरा बंदा आके नहीं बोलेगा कि यार तुम उसको डिफेम कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूँ, नहीं कर सकते आप। जिस बंदे को आप डिफेम कर रहे हो अगर वो मर गया है तो उसका लीगल राइट तो उसी के साथ ख़त्म हो गया ना, तो फिर आपके ऊपर कोई कैसे कोई केस कर सकता है? तो यही है। तो ये मैक्सिम बोलता है कि एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटूर कम पर्सोना। मोरिटूर का मतलब पता ही आप लोगों को ना, मरे हुए लोग, ठीक है। तो कोई भी मरा हुआ आदमी है तो उसका जो एक्शन लेने का जो अधिकार है, लीगल एक्शन, वो उसी के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका
ये फिर से अकॉर्ड सेटिस्फैक्शन है, ये तो बता दिया था मैंने आप लोगों को। बस हो गया, ये फर्स्ट आपका जो है मॉड्यूल ख़त्म हो गया। इसके बाद है आपका सेकेंड मॉड्यूल, फटाफट मैं कर देता हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? ट्यूसडे है ना, तो कल भी तो है यार लेक्चर आप लोगों का। कल करा दूंगा 2 मॉड्यूल, और एक का अभी दूसरा जो है ना अभी फटाफट करा देता हूँ जहाँ तक होगा, ठीक है। और जो बाकी रहेगा अपन कल कर लेंगे उसको। हाँ, दूसरा मैं थर्ड मॉड्यूल में हाँ, थर्ड मॉड्यूल में वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस और एब्सोल्यूट, और वो दैट जुडिशियल रेमेडीज एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आपने किया है आज? हाँ हाँ मालूम है। अरे सब किया है हमने, अभी हमने किया था ना ये असॉल्ट बैटरी, ये सब हमने किया है। ट्रेस पास हमने किया है। फोर्थ मॉड्यूल करना था, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, तो अभी तो 9:30 हो गया, मेरा अभी लेक्चर है इसका 6 सेमेस्टर का। चलेगा चलेगा, ठीक है। तो सेकेंड मॉड्यूल में आपका ट्रेस पास के बारे में है, डिफेमेशन के बारे में है कि डिफेमेशन क्या होता है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को। न्यूसेंस के बारे में पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है आपका नेग्लिजेंस क्या होता है, ठीक है।